हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर की वीडियो भी आपके लिए बनाई थी। आई होप आप सबको समझ में आई हो। तो आज हम 3rd चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नेम इज चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर हम इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस बोर्ड पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि इस पूरे चैप्टर को मैं आपके लिए डिफाइन कर पाऊँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चुनाव। चुनाव आपको पता है इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको वे बोलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि डेमोक्रेसी, जो हमारे देश में उपलब्ध है। आप सबको पता है हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक का अर्थ हुआ लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुना गया शासन। इसमें हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, चुनाव यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव क्या है? लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रक्रिया जो लोकतंत्र द्वारा ही संपन्न कराई जाती है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आप सबको पता है कि चुनाव व्यवस्था हमारे देश में उपलब्ध है, और जो चुनाव व्यवस्था हमारे देश में उपलब्ध है, इस चुनाव व्यवस्था को हमारे देश में पूर्ण रूप से कैसे पूरा किया जाता है? लोग ही चुनाव, मतलब आप देखिए, चुनाव संस्था है, चुनाव आयोग है जो चुनाव करवाता है और चुनाव को लोगों द्वारा ही पूर्ण करता है। लोग अपनी इच्छा अनुसार वोट देते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि प्रतिनिधियों को चुनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र है और बिना किसी भेदभाव के पूर्ण रूप से चुनाव करवाए जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए, जहां लोकतंत्र है और उसको पूर्ण रूप देने के लिए, लोकतंत्र को सफल रखने के लिए, सक्सेस रखने के लिए हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को लागू किया गया है और अनिवार्य माना गया है। सबसे मुख्य माना गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में व्यस्क मताधिकार। भारत में व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल के बाद प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकता है। भारत में आफ्टर 18 ईयर्स प्रत्येक नागरिक को ये मत प्राप्त है, यानी कि ये अधिकार प्राप्त है। ये भी आपके एक अधिकार में से एक मेन अधिकार है कि आपको व्यस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप अपना, ये निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। अब देखिए जी, एक चुनाव व्यवस्था है, चुनाव करवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे देश में लार्ज पॉपुलेशन लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए उपयुक्त मात्रा में और बहुत अच्छे से चुनाव करवाने के लिए एक आयोग को नियुक्त किया गया, यानी कि एक आयोग बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, जो पूर्ण रूप से क्या कार्य करती है? इलेक्शन को अच्छी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण करवाती है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का निर्माण किया। चुनाव आयोग की रचना एवं नियुक्ति। अबाउट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन की जब रचना हुई, यानी कि स्टार्टिंग हुई, तो उसमें क्या उपयुक्त मुख्य बात को रखा गया। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, किसमें? चुनाव आयोग, यानी कि एक ग्रुप, जो चुनाव का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यानी कि एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और बहुत सारे अन्य आयुक्त होते हैं। इन सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही
की जाती है। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि चुनाव आयोग की संरचना के बारे में, कि चुनाव आयोग में जब कोई एक चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है, चुनाव आयोग यानी कि चुनाव के लिए एक ग्रुप को प्रिपेयर करना। जब चुनाव के लिए एक संस्था बनी, एक पूरा समूह बना, तो उसके लिए इसको चलाने के लिए एक मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया गया यानी कि इलेक्ट किया गया, और उसके नीचे भी बहुत सारे आयुक्त होते हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है, जिन्हें मुख्य आयुक्तों के द्वारा ही चुनाव को आगे प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी में हमने आगे बढ़ा। अब इन सभी आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही ये सभी आयुक्त जो होते हैं, जो चुनाव व्यवस्था को पूर्ण रूप से संपूर्ण कराते हैं या फिर चलाते हैं, इलेक्शन कमीशन के सभी मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य मीन्स आप देखिए, चुनाव आयोग, हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। आप सबको पता है कि भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से चुनाव को पूर्ण मात्रा में कराने के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। अब हम उन्हीं सभी कार्यों के बारे में देखेंगे कि हमारे देश में चुनाव को करवाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग संसद तथा राज्य विधान मंडलों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार रखता है। जो चुनाव आयोग बना है, चुनाव आयोग जो बना है, वो क्या कार्य करता है? जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे राज्य विधानमंडल के हो या संसद के हो, इन दोनों के ऊपर पूर्ण मात्रा में नियंत्रण रखता है और इन्हें निर्देशन देता है। निर्देशन मतलब सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना, और इनके लिए डिसीजन क्रिएट करना किसका कार्य होता है? इलेक्शन कमीशन का। तो इसके अतिरिक्त भी इसके कुछ कार्य हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, चुनाव क्षेत्रों को निर्धारित करना। क्या है? टू फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि चुनाव के क्षेत्र, चुनाव किस किस एरिया में होंगे, कहाँ पर होंगे, ये सब बातें जो है चुनाव व्यवस्था, ये हमारा चुनाव आयोग देखता है। इसमें क्या देखता है? एरिया को फिक्स करना, एरिया फिक्स करना। नेक्स्ट देखिए, वोटर और लिस्ट ऑफ वोटर्स, ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना। हमारे देश में हर एरिया में, हर राज्य में बहुत से लोग हैं, सब लोगों की सूची तैयार करना। क्या करना? लिस्ट को मेंटेन करना, सूची तैयार करना भी कार्य चुनाव आयोग का ही है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यानी कि रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, मान्यता देना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है या सही नहीं है, ये उनके लिए सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चुनाव आयोग का ही कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक सिंबल देना। क्या देना? प्रोवाइड द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसका कार्य है ये? इलेक्शन कमीशन का एक मेन वर्क यह भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल प्रोवाइड करना, दलों को चुनाव चिन्ह देना। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव की तिथि घोषित करना, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। आप सबको पता है जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उससे कुछ समय पहले ही चुनाव की तिथि को तय कर लिया जाता है, यानी कि चुनाव की तिथि को घोषित करना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। इसके बाद क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन स्टाफ। इलेक्शन के लिए इतना बड़ा भारत देश का चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है, तो इसको करने के लिए कुछ स्टाफ होना भी जरूरी है। तो जितने भी लोग चुनाव आयोग के अंदर कार्य करते हैं वो सब चुनाव को अरेंज करवाना, चुनाव से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को देखना, किस प्रकार से मैनेज करना, ये सभी कार्य ही चुनाव व्यवस्था के द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय चुनाव प्रक्रिया के दोष, डिफेक्ट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रल प्रोसेस। इंडियन इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे दोष हैं। दोष मतलब बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं हमारे चुनाव व्यवस्था में जिसका निपटान करना भी ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक है वोटों को खरीदा जाना। बहुत से उम्मीदवार, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वोटों को खरीद लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जाली मतदान, यानी कि मतों का गलत प्रयोग, जाली मतदान। कोई भी व्यक्ति किसी और के नाम पे अपना मत को दान दे देता है जिसका प्रभाव जनता पर पड़ता है।
धर्म व जाति के नाम पर मतदान। बहुत से लोग होते हैं जो धर्म को श्रेष्ठ मानकर और अपने धर्म का सहारा लेकर और जाति को मुख्य मानकर मतों को कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत से वोट ले लेते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मतदान केंद्रों पर कब्जा करना, कब्जा कर लेना। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से उम्मीदवार मतदान केंद्र पर भी कब्जा कर लेते हैं और अन्य लोगों को वोट नहीं देने देते हैं। चुनावों में हिंसा बहुत आमतौर पे देखा जाता है, जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं या फिर जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस समय में देश में हिंसा मूल रूप से देखने को मिलती है। लोग हिंसक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, मारपीट आदि करने लगते हैं। नेक्स्ट है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। सरकार के द्वारा जो मशीन निर्मित की गई है वोटों के लिए, यानी कि इलेक्शन के लिए, चुनाव जिसमें हम वोट देते हैं, उस मशीनरी का भी दुरुपयोग किया जाता है। उसके अंदर घपलेबाजी और मशीन के अंदर ऐसी कुछ व्यवस्था कर ली जाती है जिससे मशीन का रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता। अपराधियों का चुनाव में बढ़ता हस्तक्षेप। बहुत से अपराधी हैं जो अपने स्वार्थ के कारण चुनावों के अंदर आ जाते हैं, उम्मीदवार भी बन जाते हैं और नामांकन पत्र भी ले लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, अपने ही स्वार्थ के कारण चुनाव व्यवस्था को जीत भी जाते हैं और जनता के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये सारे हमारे दोष थे चुनाव प्रक्रिया के। भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उस सब के अंदर ये बहुत सारे दोष हैं जो जिन्हें दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सभी दोषों को दूर करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में दोषों को दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मिसयूजेस ऑफ रिमूव डिफेक्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन सारे दोषों को रिमूव किस प्रकार से दूर कैसे किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करके। शिक्षा, आपको पता है आज एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो वो अच्छी तरह प्रकार से पढ़ा लिखा होगा, और जब वह पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने मत का प्रयोग जानेगा और अपने मत का महत्व भी जानेगा कि उसे वोट किसे देना चाहिए और कौन व्यक्ति उसके वोट के लिए सही उम्मीदवार है। नेक्स्ट है नागरिकों में जागृति। जब जनता को पता होगा कि सरकार कैसी है, सरकार किस प्रकार के कार्य कर रही है, नागरिकों में जागृति स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगी और नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करना चाहिए कि आप चुनाव में हिस्सा लें, चुनाव की प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाएं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना। जितने भी उम्मीदवार भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर इसके अंदर चुनाव प्रक्रिया के अंदर आते हैं या अपना नामांकन पत्र शामिल करते हैं, उनके नामांकन पत्र को कैंसिल कर देना चाहिए। इसके लिए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। जाली मतदान को रोकना। जितने भी लोग होते हैं जाली मतदान देते हैं, अपना मत दूसरे के नाम से दे देते हैं, या एक व्यक्ति 2 या 3 बार अधिक बार मत दे देता है किसी भी एक सिंगल पार्टी को, तो इसके ऊपर भी रोक लगानी जरूरी है। हिंसक तरीकों पर रोक लगाना। लड़ाई झगड़ा, मारपीट और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के सभी तरीके के ऊपर रोक लगाई जानी आवश्यक है। अपराधियों के राजनीतिक प्रवेश पर रोकना। अब जो भी अपराधी हैं उन्हें राजनीति में आने से रोक लगानी चाहिए, उनको राजनीति में आने ही नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी दोषों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक भारत में चुनाव प्रक्रिया को सही मायने में सक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये सभी दोष हैं जो चुनाव प्रक्रिया के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का है आरक्षण। आरक्षण आपको पता है, आरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन यानी कि रिजर्व्ड सीट्स। कुछ ऐसी सीट जो रिजर्व्ड की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर चुनावों में आरक्षण प्रदान किया गया है। आप सभी को पता है कुछ सीटें भारतीय संविधान में एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एससी ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कुछ सीट रिजर्व्ड करी गई हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ
चीज़ें जो है मतलब कुछ सीट जो है भारतीय संविधान द्वारा ये प्रावधान रखा गया था कि 33% सीट जो है इन लोगों के लिए रिजर्व करी गई हैं। तो चुनाव व्यवस्था में भी कि ये अपना मतदान पूर्ण रूप से दे सकें और अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सके, इसलिए इनकी लिए सीट आरक्षित रखी गई हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि चुनाव व्यवस्था क्या है और चुनाव व्यवस्था भारतीय नागरिकों के लिए कितनी ज़रूरी है और किस प्रकार से भारतीय नागरिक चुनाव व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएं और चुनाव में हो रहे दोषों को या जितनी भी गलतियां हैं उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उन सभी गलतियों को, उन सभी दोषों को दूर करने के उपाय भी सुझाए हैं मैंने। अगर आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप सब मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों।